हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी में। आज हम समाजशास्त्र विषय में समिति टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और इसे ठीक प्रकार से जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, समिति, इसको इंग्लिश में एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस कारण उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति अलग अलग तरीके से करता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति 3 तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसे मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। 3 तरीके का मतलब है व्यक्ति कभी कभी स्वयं अकेले ही प्रयास करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का, और दूसरा तरीका ये होता है कि व्यक्ति दूसरों से लड़ झगड़ कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और तीसरा तरीका होता है कि व्यक्ति दूसरों के सहयोग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो जो तीसरे प्रकार का मेथड है आपका, जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे संगठन को हम समिति कहते हैं, समिति कहा जाता है। तो समिति एक ऐसा संगठन है जो विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर निर्मित किया जाता है, सोच विचार कर बनाया जाता है। अब देखिए, समिति का अर्थ एवं परिभाषा। तो समिति को कुछ व्यक्तियों का ऐसा संगठन है, समिति कुछ व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो जानबूझकर सोच विचार कर कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। इसकी अलग अलग परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी है। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। देखिए, इसका जो की वर्ड है वो है सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों। इन्होंने उद्देश्य शब्द को 2 बार प्रयोग किया है। इस तरीके से आप इसकी परिभाषा को मतलब समझ सकते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो है बोगार्ट्स की परिभाषा छोटी है और सरल है। इन्होंने बताया है कि समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना है। ठीक है, तो इनका जो कीवर्ड है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करने, ये छोटी परिभाषा है, सरलता से याद की जा सकती है। और तीसरी डेफिनेशन जो है आपकी अकबर निमकॉफ की है। ये कहते हैं कि समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो देखिए, इन्होंने विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो बनाया जाता है, इस शब्द का ये जो है ये इनका कीवर्ड है। इसको समझकर आप लोग इसे याद कर सकते हैं। और लास्ट परिभाषा इसमें फेयर चाइल्ड की है। फेयर चाइल्ड कहते हैं कि समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। तो आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता जो है फेयर चाइल्ड की जो डेफिनेशन है उसके कीवर्ड्स हैं। तो इनको समझकर इनकी परिभाषा को याद रखा जा सकता है। अब देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने इसके पहले समुदाय पर चर्चा की थी और समुदाय की भी कुछ विशेषताएं या लक्षण बताए थे, तो उसी प्रकार से समिति की भी कुछ विशेषताएं हैं, इसे लक्षण भी बोल सकते हैं। तो पहला जो है वह है व्यक्तियों का समूह, और दूसरा है निश्चित उद्देश्य, तीसरा है विचार पूर्वक स्थापना, चौथा है एक निश्चित संगठन, 5वां है नियमों पर आधारित, 6वां है आपका ऐच्छिक सदस्यता, 7वां है अस्थायी प्रकृति, 8वां है औपचारिक संबंध, और 9वां है साध्य न होकर साधन। देखिए, पहला जो है व्यक्तियों का समूह। तो समिति कोई अकेले व्यक्ति नहीं, इसमें कई व्यक्ति मिलकर समिति का निर्माण करते हैं, इसलिए समिति को व्यक्तियों का एक समूह माना जाता है। और दूसरी जो इनकी विशेषता है वो है निश्चित उद्देश्य। समिति जब निर्मित की जाती है या बनाई जाती है तो उसके कुछ निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही समिति का निर्माण किया जाता है। तो समिति जब बनती है तो कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, तो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही समिति का निर्माण होता है। तीसरी जो विशेषता है आपकी विचार पूर्वक स्थापना। समिति एक विचार पूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है, और लोग सामूहिक रूप से मिलकर अपने उद्देश्य या उद्देश्यों को पूरा करते हैं इसमें। ठीक है, उसका चौथी जो विशेषता है एक निश्चित संगठन। प्रत्येक समिति का एक निश्चित संगठन होता है।
संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है। जैसे मान लीजिए किसी भी भीड़ को संगठन के अभाव में समिति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भीड़ जो होती है वो थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होती है, उसमें संगठन नहीं होता। लेकिन जो समिति होती है वो उसमें एक निश्चित संगठन पाया जाता है। पांचवी जो विशेषता है वो है नियमों पर आधारित। देखिए, प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम होते हैं, उपनियम होते हैं। इसके माध्यम से उसके सदस्यों के जो व्यवहार को नियंत्रित रखा जाता है। ठीक है, इसमें ऐसे नियम होते हैं जो सदस्यों की योग्यता के, सदस्यता के, इस टाइप के नियम बनाए जाते हैं जिससे कि समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। उसके बाद आपका छठवीं जो विशेषता है वो है ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता का मतलब है कि ये समिति की सदस्यता जो होती है व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होती है। जब व्यक्ति चाहे तो उसको छोड़ भी सकता है और अपना त्यागपत्र भी दे सकता है उसमें। तो यही चीज़ है, इसमें किसी भी समिति का सदस्य बनना या न बनना वो व्यक्ति के इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वो समिति का सदस्य है और उसे छोड़ना चाहता है तो अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। और सातवीं जो विशेषता है वो है अस्थायी प्रकृति। समिति साधारणतया कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है और जब उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो समिति जो होती है वो समाप्त हो जाती है। मतलब ये स्थायी संगठन नहीं है जो हमेशा चलता रहे समुदाय की तरह। यह अस्थायी होती है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद है औपचारिक संबंध। समिति के सदस्यों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनकी प्रकृति जो होती है औपचारिक होती है। व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है और इन समितियों के सभी सदस्यों के साथ वह घनिष्ठता के संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये जो संबंध होते हैं वो औपचारिक होते हैं, मतलब सब उद्देश्यों की पूर्ति के बाद संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। जबकि अनौपचारिक संबंध जो आपके परिवार में होते हैं ये लगातार हमेशा चलने वाले संबंध होते हैं। उसका 9वां है साध्य न होकर साधन। कोई भी समिति साधारणतया कुछ उद्देश्य की पूर्ति का साधन मात्र होती है। मतलब जो आपकी कोई भी समिति है साधारणतः कुछ उद्देश्य की पूर्ति का साधन होती है, वो अपने आप में साध्य नहीं होती है। तो ये समिति की कुछ विशेषताएं थी जिनको ठीक प्रकार से आप लोग समझकर नोट डाउन कर सकते हैं। और ये विशेषताओं से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और इसे समझकर आप इसे अच्छे से हल कर सकते हैं। उसके बाद है समिति के कुछ उदाहरण। जैसे समितियाँ कई प्रकार की होती हैं। आर्थिक समिति, राजनीतिक समिति, धार्मिक समितियाँ होती हैं, शिक्षा से संबंधित समिति को शैक्षणिक समिति कहा जाता है, सांस्कृतिक समिति व मनोरंजनात्मक समिति। अब देखिए, मैक्स वेबर ने समिति को 2 प्रकारों में बांटा है, एक समुदाय मूलक समिति, एक संघ मूलक समिति। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मैक्स वेबर ने समिति को कितने भागों में बांटा है, तब आपको इसको याद रखना होगा। उसके बाद अगला है कि मैकाइवर एवं पेज ने अविशेषीकृत और विशेषीकृत समिति के 2 प्रकार बताएं, अविशेषीकृत और विशेषीकृत। उसके बाद अकबर निमकॉफ ने प्रार्थना सभा मतलब चर्च, व्यायामशाला जिसे जिम भी कह सकते हैं हम लोग, शिक्षक समूह को समिति माना है। जिस वर्ग ने व्यापार संघ, राजनीतिक दल, विद्वानों के समूह को समिति माना है। कभी कभी किसी संगठन के संबंध में ये भ्रम उत्पन्न होता है कि इसे हम समिति माने अथवा नहीं माने। ऐसे संगठन में आपके परिवार और राज्य आते हैं जिन पर यहाँ समिति के उदाहरण के रूप में कुछ बातें बताई गई हैं। इनको देख लेते हैं। क्या परिवार एक समिति है? प्रश्न उठता है कि क्या परिवार एक समिति है? तो परिवार को कुछ लोग समुदाय मानते हैं जबकि कुछ लोग इसे समिति मानते हैं। देखिए, परिवार को कुछ लोग समुदाय मानते हैं जबकि वास्तव में यह एक समिति है। परिवार को समुदाय जो लोग मानते हैं उनकी क्या विचारधारा है? जो परिवार को समुदाय मानते हैं उनका कहना है कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार में रहता है। बच्चे परिवार में जन्म लेते हैं, अपना सारा जीवन यहीं पर व्यतीत करते हैं और अंत में यहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए परिवार एक समुदाय है। समुदाय की विशेषताओं से ये चीज़ मैच कर रही है, तो इसलिए वो कहते हैं परिवार एक समुदाय है। परंतु यह बात आधुनिक समय के परिवारों में लागू नहीं होती। आदिम समय के समय में तो ये चीज़ें लागू होती हैं, प्राचीन समय में ये चीज़ें लागू होती हैं, लेकिन आज के समय में, आधुनिक समय में ये चीज़ें वर्तमान समय में अप्लाई नहीं होती हैं।
आधुनिक समय में निश्चित उद्देश्यों को लेकर परिवार की स्थापना की जाती है। परिवार अपने सदस्यों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की तो पूर्ति करता है, परंतु सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ नहीं होती है। जैसे मान लीजिए प्राचीन समय में परिवार में सब प्रकार के कार्य हो जाते थे, लेकिन आज के समय में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति तो परिवार में हो जाती है, लेकिन सभी उद्देश्यों की पूर्ति परिवार में नहीं होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, परंतु सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी परिवार में नहीं होती। यही कारण है कि व्यक्ति परिवार के अलावा अन्य समितियों का सदस्य बनता है, जैसे शैक्षणिक समिति, मनोरंजनात्मक समिति, इस तरीके की समितियों का सदस्य बनता है। तो इसलिए कुछ लोगों ने परिवार को समिति माना है। अब देखिए, क्या राज्य एक समिति है? तो इसके संबंध में विद्वानों का कहना है कि राज्य की स्थापना कुछ व्यक्तियों के द्वारा विशेष उद्देश्यों के लिए सोच विचार कर की जाती है। अब देखिए, पहले ही ये विशेषताएं आपको बता चुके हैं कि जो समिति होती है उसकी स्थापना जो होती है वो विचार पूर्वक की जाती है। ठीक है, ये एक निश्चित संगठन होता है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो वही चीज़ बताई गई। विद्वानों का कहना है कि राज्य की स्थापना कुछ व्यक्तियों के द्वारा विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोच विचार कर की जाती है, अतः राज्य को एक समिति माना है उन्होंने। अब आगे चलते हैं। मैकाइवर एवं पेज का मानना है, इस संबंध में मैकाइवर एवं पेज मानते हैं कि राज्य और अन्य समितियों में कुछ अंतर पाया जाता है। वो कहते हैं कि राज्य और अन्य समितियों में कुछ अंतर पाया जाता है। स्पष्ट है कि राज्य अन्य समितियों से भिन्न प्रकार की समिति है। उन्होंने राज्य को अन्य समितियों से भिन्न प्रकार की समिति माना। इसे विशिष्ट प्रकार की महासमिति माना जा सकता है। अब देखिए, उन्होंने मैकाइवर एवं पेज ने राज्य के संबंध में कहा है कि राज्य की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती है। राज्य का जो व्यक्ति सदस्य होता है, मतलब व्यक्ति की सदस्यता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती है, जबकि समिति की सदस्यता जो होती है वो ऐच्छिक होती है। तो इसलिए उन्होंने इसको समिति नहीं माना है। और समिति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है। जो निश्चित भूभाग है ये आपका समुदाय की विशेषता है, जबकि राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है। तो उन्होंने इस कारण से मतलब समिति को इसमें नहीं रखा है। इस प्रकार समिति एक ऐसे संगठन का नाम है जो विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुदाय के अंतर्गत स्थापित की जाती है। इस रूप में मैकाइवर एवं पेज का कथन उचित है कि एक समिति एक समुदाय नहीं है, बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। जो एक समिति है वो एक समुदाय नहीं है, बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। समिति और समाज में अंतर को अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो समिति और समाज, तो नंबर 1 होता है समिति जो है वो व्यक्तियों का समूह है, और दूसरी तरफ जो समाज है वो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। देखिए, व्यक्तियों का समूह है तो दूसरी जो आपकी अंतर है उसमें बताया गया कि समिति एक मूर्त संगठन। जब व्यक्तियों का समूह है तो जाहिर सी बात है व्यक्तियों को हम छू सकते हैं, तो वो एक मूर्त संगठन हो गया। और दूसरा समाज में, समाज एक अमूर्त धारणा है। अमूर्त क्यों? क्योंकि सामाजिक संबंधों को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते, तो समाज को अमूर्त धारणा बताया गया। तीसरा है आपका अंतर, समिति अस्थायी होती है। भाई, समिति विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, और उद्देश्य जब पूरे हो जाते हैं तो वो समाप्त हो जाती है, लेकिन समाज लगभग स्थायी होता है आपका। चौथा है आपका सदस्यता। जो समिति की सदस्यता होती है वो व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड करती है, वो जब चाहे इसको छोड़कर त्यागपत्र अपना दे सकता है। और जो चौथी आपकी समाज में अंतर है वो है समाज की सदस्यता जो होती है वो अनिवार्य होती है। पांचवा है आपका समिति की जो स्थापना की जाती है वो जानबूझकर की जाती है, और समाज की जो स्थापना नहीं की जाती। समाज का विकास जो है स्वतः ही होता है, अपने आप ही होता है। छठवां है समिति में सहयोग की भावना होती है, सभी लोग मिलजुल कर उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जबकि जो आपका समाज होता है इसमें सहयोग पाया जाता है, लेकिन सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार से समिति और समुदाय में भी कुछ अंतर हैं। अब हम इनको जानने का प्रयास करते हैं कि समिति और समुदाय में क्या अंतर है। ये भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, जो पहला अंतर है वो है समिति की सदस्यता जो होती है वो ऐच्छिक होती है, मतलब व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है,
जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है, तो समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। दूसरा है समिति विचार पूर्वक, मतलब समिति की जो स्थापना होती है वो विचार पूर्वक होती है, व्यक्ति सोच विचार कर समिति का निर्माण करता है। और दूसरा आपका समुदाय में जो अंतर है वो स्वतः समुदाय जो होता है वो स्वतः निर्मित होता है, वो सोच विचार कर नहीं, वो धीरे धीरे अपने आप समय के साथ निर्मित होता है। तीसरा है समिति अस्थायी होती है, भाई उद्देश्य की पूर्ति के बाद समिति समाप्त हो जाती है। और उसी तरफ समिति से अधिक स्थायी जो समुदाय होता है वो समिति से अधिक स्थायी होता है। और चौथा है समिति के लिए निश्चित भूभाग आवश्यक नहीं है, जबकि समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। और पांचवा जो अंतर है आपका, कुछ विशेष नियमों का होना अनिवार्य है, मतलब जो आपकी समिति है इसके लिए कुछ विशेष नियमों का होना अनिवार्य है। जैसे अभी बताया कि योग्यता होती है, उनकी कार्य प्रणालियाँ होती हैं, तो कुछ विशेष नियमों का होना अनिवार्य है, जबकि समुदाय में सामान्य नियम व रीति रिवाज होते हैं। छठवां अंतर ये है कि एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक समितियों का सदस्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आपका समुदाय है उसमें एक समय में एक व्यक्ति एक ही समुदाय का सदस्य बन सकता है। तो ये आपकी समिति और समुदाय में अंतर थे जिसको हमने। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।